जानते हैं मेरे साथ हमारा त्रिपुरा सरकार के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर श्रीमती शांतना चाकमा मेरे साथ है, और हमारे साथ है हमारे ट्राइबल मिनिस्टर भी हमारे साथ है श्री विकास देव वर्मा महोदय, और CS साहब भी है, और AMC का मेयर दीपक मजुमदार भी है, और सेक्रेटरी मिस्टर प्रदीप चक्रवर्ती, और सेक्रेटरी भी यहाँ पर हमारा इंडस्ट्री का ये भी मौजूद है। अब जानते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब G20 प्रेसिडेंसी उनके हाथ में आया तो तभी से ये इनके संपर्क में हम लोग अगस्त महीने से हम लोग उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ उनके साथ जुड़े थे। और ये G20 प्रेसिडेंसी प्रधानमंत्री जो हमेशा उनको कहना है जो कि ये प्रमोट यूनिवर्सल वननेस, पूरा यूनिवर्सिटी एक है, इसीलिए ये हमारा उपनिषद से उन्होंने लिया कि वसुदेवो कुटुंबकम, वासुदेवो कुटुंबकम, इसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो ये जो सोच है इंडिया का, जो ये संस्कृति है, ये G20 के माध्यम से उनका जो ये मैसेज है वो देना चाहते हैं। तो उसमें 6 थीम है पूरा। यहाँ पर जो इंडिया में ये भारत में 2 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ है ये, और 30 नवंबर 2023 तक ये G20 प्रेसिडेंट्स का वो चलता रहेगा। तो इसमें थीम करीब करीब 6 थीम यहाँ पर है। एक है ग्रीन डेवलपमेंट, दूसरा होगा इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो त्रिपुरा में अभी G20 का जो है, यहाँ पर जो G20S मतलब यहाँ पर साइंटिफिक जो यहाँ पर अभी समिट अभी चल रहा है अभी इनका, तो वहाँ पर किस तरह यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को, त्रिपुरा में काफ़ी सारा बैम्बो है, बायोमास है, इनको लेके किस तरह ये साइंटिफिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए इनका और एक सब थीम भी दिए हैं ये 1 नंबर ग्रीन डेवलपमेंट में, वो है क्लीन एनर्जी फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। ये थीम को लेके अभी भी चल रहा है, लोग जितने साइंटिस्ट बाहर से आए हैं तो इसको लेके, और खास करके ये जो अमृतकाल अभी चल रहा है, तो हम लोग का फ्यूचर जो ग्लोबल फ्यूचर है, इसमें अगर जो लाइफ फॉर एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंटली कॉन्शियस प्रैक्टिस और उसका सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, इसको सोचते हुए ये अभी हम लोग के यहाँ त्रिपुरा में ये जो कॉन्क्लेव चल रहा है यहाँ पर, उस समिट। तो इससे एक चीज़, कल भी बहुत सारे साइंटिस्ट हमसे मिले हैं, 6 साइंटिस्ट। तो अभी तक आप जानते हैं, और भी एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन में देना चाहता हूँ कि G20 कंट्रीज जो है, इसमें 75% ग्लोबल ट्रेड है और 85% वर्ल्ड GDP है इसमें। और अभी तक त्रिपुरा में डेलीगेट्स कौन कौन आए हैं अभी तक, कौन कौन देश से? चाइना, अर्जेंटीना, रशिया, US, UK, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कोरिया, मोरक्को, तंजानिया और इथियोपिया। और इनके साथ इंडिया के अंदर भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं। तो टोटल लगभग 150 डेलीगेट्स अभी ये G20 और
साइंस का जो है समिट में आया है। तो इसमें इंडिया से जो जो आया है, जैसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड सम ऑफ द एनजीओज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन डीलिंग विथ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मैं बार बार पहले भी बहुत सारे जगह में आप लोगों को कहा है कि ये तो है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी फॉर ग्रीनर फ्यूचर, ये तो मेन एजेंडा है हम लोग का। साथों साथ हम लोग जैसे पार्ट ऑफ द एक्सकर्शन हम लोग कुछ स्थानों को जो बाहर से आए इन लोगों को दिखाएं, हम लोग विजिट भी किए और भी करेंगे। जैसे अल्बर्ट एक्का पार्क, कुमारी टीला जो फाउंटेन ऑलरेडी हो चुका है वहाँ पर, और ऑक्सीजन पार्क फॉर योगा सेशन, पूर्वासा स्टेट एम्पोरियम वहाँ जाएंगे, लोग जा चुके हैं। सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें भी जाएंगे, और नीर महल उसमें भी हम लोग लेजर लाइट के साथ म्यूजिक का बंदोबस्त किए हैं, वो भी देखेंगे। और नीर महल को इतना बढ़िया से हम लोग सजाया, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जो लास्ट महाराजा है उनके समय में ये नीर महल बनाया, चारों तरफ पानी और बीच में ये राजबाड़ी। तो ये हम लोग का डिपार्टमेंट से सब मिल के बढ़िया से उसको बनाया और सजाया। तो और लास्ट है उज्जैन तो पैलेस, कल्चरल इवनिंग विथ लाइट एंड साउंड शो, ये आज होगा। तो ये दिखाने का मतलब तात्पर्य है, ये एक्सकर्शन ये तो मेन समिट भी है और साथ में ये एक्सकर्शन का पार्ट भी रखें, ताकि त्रिपुरा के बारे में। और स्टॉल आप लोग देखिए, यहाँ पर सभी स्टॉल यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दिखाया, और सब बेम्बू से सब स्टॉल बनाया। तो बेम्बू के जोर हम लोग दे रहे हैं, और बेम्बू से क्या क्या नहीं हो सकता, उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बेम्बू का टोटल 21 स्पीसीज है त्रिपुरा में। लेकिन ये लोग कह रहे हैं सब बेम्बो में कुछ बेम्बो है जो क्वालिटिव है, जिसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो या टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, ये उसमें ये काम करना चाहते हैं। बातों बातों में ये भी बात हुआ कि बेम्बो को बेस करके हम लोग बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। जैसे वियतनाम में कुछ साइंटिस्ट ने कहा जो वियतनाम को मॉडल आप बना सकते हो, मतलब वहाँ पर बेम्बो को लेके इतना फिनिशिंग प्रोडक्ट्स, इतना अच्छा तरह से पैकेजिंग सिस्टम, इतना अच्छा अच्छा काम किए हैं। तो आप इन लोगों से भी आप बात कर सकते हो। तो मैंने बताया इस तरह अगर है तो हमारा ऑफिसर्स तो जाते ही रहे ऐसे। इनसे हम कुछ दिन पहले मैं CS साहब यहाँ हमारे साथ है, CS साहब को मैंने कहा कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन ये लोग जाने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनको मिलता है, ये फीडबैक देना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, ये बेम्बो हमारे यहाँ इतना रिसोर्स इतना अच्छा है, तो इसको लेके हम लोग जरूर इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और मैं जो बताया अभी, द पर्पस ऑफ दिस कॉन्क्लेव इज टू एक्सप्लोर इनोवेटिव सॉल्यूशन जैसे दैट कैन हेल्प टैकल क्लाइमेट चेंज व्हाइल प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। तो आज हम लोग ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, रिन्यूएबल जो एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, बायोमास में हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो अभी इस साइंटिफिक जो कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा है। तो ये बेम्बू से ये लाना चाहते हैं, उसमें शायद इलेक्ट्रोलाइसिस करके, एक तो पानी को भी सेपरेट कर सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस करके, मिथानॉल से भी इलेक्ट्रोलाइसिस करके ये ग्रीन हाइड्रोजन जो हमारे एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, उसको कैसे यहाँ पर इसको आगे बढ़ें और इसको कैसे करेंगे, ये सब पूरा चीज़ लेके बात करेंगे। और ये सब लेके ये पूरा नॉलेज हमारे यहाँ प्रोडक्ट से शुरू करके हर चीज़, ये जो नॉलेज ये लोग गैदर किए, ये जब ये 30 नवंबर जब ख़त्म होगा, ये कलेक्टिव जो इंफॉर्मेशन सभी 200 जगह में पूरा इंडिया में
ये इस तरह मतलब जा रहे हैं ये लोग G20 का सदस्य। तो ये लेके वहाँ पर एक बात होगा कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, और इसको लेके जो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथनिंग जो करना चाहते मेन, और इसके ऊपर बात होगा। तो ये यही मेन मुद्दा है। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 में इन जनवरी, एक यूनियन बजट में भी है, ये 10,000 करोड़ ऑलरेडी सैंक्शन किए, ईयर मार्क किए। तो इसको सामने रखते हुए हम लोग भी कर सकते हैं, उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं उस फंड को। तो इसीलिए त्रिपुरा में इतना रिसोर्स हम लोग के पास है बैम्बो, तो इसको लेके हम लोग जनरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम बैम्बो, ये हम लोग सोच रहे हैं, ये जरूर करेंगे हम लोग, प्लानिंग है। और अब देखिए हमने ऑलरेडी कहा कि हम लोग सोलर एनर्जी पर ऑलरेडी, विंड एनर्जी हम लोग के पास बहुत समस्या है, विंड एनर्जी यहाँ पर फिजिबल नहीं है, इसीलिए सोलर एनर्जी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 107 मेगावाट जो टोटल हम लोग का जनरेट हम लोग मिल रहा है, उसमें मैंने 107 मेगावाट हम लोग अपना ये एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, पावर एनर्जी। 10 मेगावाट खाली सोलर एनर्जी से हम लोग को मिल रहा है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। 18 माइक्रो ग्रिड स्टेशन हम लोग रिमोट एरिया में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच नहीं सकता है, वहाँ पर ऑलरेडी हम लोग बेच चुके हैं, वहाँ पर काफ़ी फायदा हो रहा है। और टोटल 274 माइक्रो ग्रिड स्टेशंस आर इन द पाइपलाइन। तो इसका मतलब है इसमें भी हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। और डुम्बुर एरिया में भी हम लोग सोलर एनर्जी को लेके काम, वहाँ पर भी काम चल रहा है। तो 2500 फैमिलीज हैव बीन कवर्ड अंडर बायोमास प्रोग्राम, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिन्यूएबल एनर्जी लेके जो अभी यहाँ पर साइंटिफिक सेशन चल रहा है, ऑलरेडी 2 चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अभी ये ग्रीन हाइड्रोजन जो बैम्बो से, ये मेन मुद्दा है। और आने वाले दिन जरूर इसमें हम लोग इन्वेस्टर भी आएंगे गवर्नमेंट के तरफ से, और हम भी त्रिपुरा गवर्नमेंट के थ्रू से भी ये लोग काम करेंगे। 2500 फैमिलीज ये बायोमास में तो हो गया, और 3000 फैमिलीज विल बी कवर्ड अंडर बायोमास प्रोग्राम। यही मतलब हम लोग का ये G20 का जो फायदा प्रधानमंत्री जी का कारण हमको मिला है। और मैंने बहुत सारा जगह में ये भी कहा, त्रिपुरा इंडिया में किस जगह में है, बहुत लोग इंडिया में भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। आप तो पूरा वर्ल्ड में त्रिपुरा कहाँ है, और त्रिपुरा में क्या क्या चीज़ मिलता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में, ये भी अभी हम लोग थोड़ा सा कोशिश किए। और ज़रूर ये पूरा सभी जगह ये इन्फॉर्मेशन जाएगा। और बस इतना ही कहना था। और यहाँ पर हमारा प्रेस मीडिया का बंधु सब यहाँ पर उपस्थित है, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए, क्वेश्चन है अभी just now I had a very good discussion with the investors. So many investors, they have come from different areas of India and from abroad also. So they are interested, and even some of them are eager to sign instantly the move. So already I have a very good discussion with them, and in future I think they will invest in different areas. तो ये ऑलरेडी बात हुआ है अभी। जैसे ये हम लोग जैसे व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक हो गया, हॉस्पिटल
और इसका एलाइड हॉस्पिटल और एलाइड जो सब्जेक्ट है, और उसमें दूसरा हो गया हाँ फूड प्रोसेसिंग में भी हम लोग उसमें ज़्यादा जोर दिया है, और टूरिज़्म में भी काफ़ी जोर दिया है। बहुत सारा इशू बात हुआ है, और आईटी के ऊपर भी बात हुआ है, और फार्मास्यूटिकल्स, ये लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री यहाँ पर लगाना चाहते हैं। बेम्बू के ऊपर भी, बेम्बू इंडस्ट्री के ऊपर भी यहाँ पर ये आना चाहते हैं। टी को लेके, उसके बाद रबर को लेके, तो उसके बाद आगर को लेके, और हम लोग अपना जो इंसेंटिव्स हम लोग देते हैं ये हमने इनके सामने रखे हैं, और फूड प्रोसेसिंग और ये सब भी हमने बात की। बहुत अच्छे तरह से बात हुआ। होटल इंडस्ट्री को लेके भी बात हुआ। এই যে অভিজ্ঞতাটা, মানে এই যে অভিজ্ঞতা হলো আপনাদের এই যে সিমেন্টটা, মানে এই যে ইভেন্টটা, এইগুলো কন্টিনিউ চলবে, মানে একটা অভিজ্ঞতা, এটা কাজে লাগবে আগামী দিনে, এই যে গ্রিন এবং ক্লিন বা এই যে বিষয়গুলো সামনে এসছে। দেখুন, আমি একটা কথা বলছি, আমার একটু এমনিতেও এনথুসিয়াস্টিক, আমি সাংঘাতিক। তো সাস্টেনেবল হতে হবে। খালি এলাম, একটা সামিট হলো, এই ধরনের মানসিকতা নেই। এবং আপনি দেখেছেন এক্কা পার্কেই হোক, অ্যালবার্ট এক্কা পার্কেই হোক, বা কুমারী টিলায় সে ফাউন্টেনেই আমরা যেটা করলাম, বা গ্রিন হাউস, বা যেটা আমাদের নীরমহল, হ্যাঁ, বিভিন্ন জায়গায় আমরা করলাম। বারবার সিএস সাহেবের সাথে কথা বলেছি, বারবার বিভিন্ন সেক্রেটারির সাথে, মাননীয় মিনিস্টারের সাথে বলেছি, এটা সাস্টেনেবল হতে হবে। মানে করলাম ট্যুরিজমেরও যাতে ডেভেলপ হয়। ওখানে আপনারা দেখবেন মন্দির ঘাট থেকে আরম্ভ করে এত সুন্দরভাবে রাজঘাট, ওখানে এত সুন্দরভাবে উডেন দিয়ে যে জেটির মতো এত সুন্দর বানিয়েছে। এবং আগেও নির্মল দেখেছেন, এখনও যাবেন। উজ্জয়ন তো প্যালেস ওখানে দেখেছেন। এখানে কন্টিনিউয়াস যাতে এই ফাউন্টেন চলে, এটা পার্মানেন্ট ইন নেচার হয়। এর জন্য আমাদেরও দায়িত্ব থাকবে, সবাই এখানে ত্রিপুরাবাসীরও দায়িত্ব থাকবে, এবং এর থেকে কিন্তু আর্নিংয়েরও ব্যবস্থা থাকবে, এমপ্লয়মেন্টও জেনারেট হবে। আজকে এখানে যারা ইনভেস্টার ছিল তাদের সাথে প্রথম যে বিষয় আমি কথা বলেছি, যে আপনারা ইনভেস্টমেন্ট কত করবেন, কি পরিমাণে এমপ্লয়মেন্ট এখানে জেনারেট হবে। কারণ এমপ্লয়মেন্ট গভর্নমেন্ট খালি চাকরি দিলে হবে না, বারবার আমরা বলি। তো সেই দিশায় আমরা চাইছি যে এক্সাইটেড, নো ডাউট, এর জন্যই তো বলছি যে এক্সাইটেড, সেই এক্সাইটমেন্টকে আমরা স্ট্রিমলাইন করে সেটাকে সাস্টেন রাখাটা আমাদের কর্তব্য। এবং যারা এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, এই বিষয়গুলো মানুষের কাছে আপনারা যখন নিয়ে যাবেন, সমস্ত জনতার কাছে, তবেই আমাদের যে ভিজন ডকুমেন্টস থেকে শুরু করে আমাদের সরকার 2.0 বা 2.0 যে সরকার, সেটা আগামী দিন আমরা আমাদের মধ্যেও সেই যে এনার্জি ডেভেলপ করবে, যাতে আমরা মানুষের জন্য কাজ করতে পারি। না, এক একজন এক এক রকম বলছে। অনেকে বলছে যে 30 করোড়, অনেকে বলছে 10 করোড়। তো এইরকম প্রজেক্ট আমরা বলছিলাম 10 করোড় তো এখানে হবে না, আপনি তাহলে উদয়পুরে লাগান, এটা সমস্ত বা ঊনকোটিতে লাগান। অনেকে বলছে যে 50 করোড়, কেউ বলছে 100 করোড়, কেউ বলছে 300 করোড়, এরকম বিভিন্ন জায়গায়। যখন যে জায়গায় সুইটেবল হবে, যে জায়গায় প্লেসমেন্ট হবে, আর তার ভায়াবিলিটিও দেখতে হবে। একজন মেডিকেল কলেজ এখানে খুলতে চায়, তো মেডিকেল কলেজ খুলতে গেলে মেডিকেল কলেজের আমি জিজ্ঞেস করলাম যে ফ্যাকাল্টি কোথা থেকে পাবে, তো বললেন আমাদের মেডিকেল কলেজ অলরেডি আছে, ওখান থেকে আমরা আনবো। তা ওনাকে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি ট্রান্সপোর্ট করলে হবে না, পার্মানেন্ট থাকতে হবে। ট্রান্সপোর্ট করে এখানে যখন এনএমসি আসবে, এখানে রাখলে হবে না, কারণ আমি জানি বিষয়টা। তো কারণ বায়োমেট্রিক্স আছে, ডেলি ফ্যাকাল্টি আছে কি না। এবং যেহেতু বাংলাদেশের অনেক যারা বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছেন, আমার সাথে দেখা করেছেন, বলছে যে আপনাদের ত্রিপুরাতে, বিশেষ করে আগরতলা হয়ে বেশিরভাগ এই বাইরে প্লেনে করে কলকাতায় যাচ্ছে ট্রিটমেন্টের জন্য। কেউ হায়দ্রাবাদ যায়, কেউ আপনার তামিলনাড়ুতে যায়,
চেন্নাই, আপনাদের এখানে যদি হয় আমাদের পক্ষে অনেক সোজা সুবিধে। তো আমি বললাম আমাদের এখানে তো একটা আছে, বলে এই স্ট্যান্ডার্ডে ঢাকাতেও আছে। তো যারাই আজকে হসপিটালের যারা ইনভেস্ট করতে চাইছে তাদেরকে বলেছি ওই বড় বড় যেসব আমাদের হসপিটাল যারা খুলেছে বিভিন্ন জায়গায় সেই স্ট্যান্ডার্ডের আসতে হবে। আমি নাম বললাম না, এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ডের যদি এখানে হসপিটাল খুলেন তাহলে বাংলাদেশ থেকে এখানে লোক ট্রিটমেন্ট করে যাবে। তো এইভাবে কথাবার্তা বেশ সুন্দর কথাবার্তা হয়েছে। একটা গ্রুপ অফ পিপুল হ্যাভ কাম, group of people have come from Rajasthan, from other places also. They were not in the meeting, but through telephone or by in person also they had talked to me. And now though we have to kickstart, clear cut. You help us to kickstart. We spoke about green hydrogen as one of the main things you have taken from this visit so far. So is there a timeline, the vision of the government by when you will be initiating the process? No, I told you that not only for this green hydrogen, because the first part and second part, there is wind, so is not possible, wind energy. So we have this renewable energy of that is solar, then biomass. So only left out is this hydrogen energy. So that can be done now because they will talk in the month of 30th November. So after that only the direction will be coming, and after that only I can tell you. Niti Aayog people also were there. So I think it would be done. So I want that it should be started by the end of this year or first of the next year. We should start it. I want today, why not today? It is not possible. Infrastructure has to be developed. So it will take time. Thank you. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা প্রশ্ন থাকবে, এই G20 সামিটের মধ্যে যারা ইনভেস্ট করার জন্য এসেছেন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি কলেজ স্থাপনের ক্ষেত্রে কতটা আগ্রহী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ যে সমস্ত সাবজেক্টগুলি রয়েছে তারা কতটা আগ্রহ প্রকাশ করেছে? না, অনলি মেডিকেল কলেজের জন্য আজকে ছিল এখানে, তো অন্য কোনো শিক্ষার বিষয় আইআইটি এসেছিল, আইটি ওরা এসেছিল। তো বাকি আমরা আসবে যখন মানুষ যখন শুনবে এখানে সমস্ত সুবিধা আমরা দিতে চাইছি। দুবাই গিয়ে মানুষের ইন্ডাস্ট্রি খুলে, তো দেশের লোক গিয়ে দুবাই খুলে, তো আমরা যদি তাদের সুযোগ সুবিধা দিই তো ত্রিপুরাতে কেন করবে না? আর এখানে সবার উদ্দেশ্য যারা এখানে ইনভেস্ট করবে তারা কিন্তু ভায়াবিলিটি দেখে। যেহেতু মৈত্রী সেতুর ওপেনিং খুব মানে কিছুদিনের মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তো সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রবেশদ্বার হচ্ছে এটা, তো এখান থেকে আর যাবে, এখান থেকে মানে আসবে। তো এইসব কারণেই কিন্তু ত্রিপুরার প্রতি মানুষের একটা ইনভেস্টারদের এখন, আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমাদের এয়ারপোর্ট হয়ে গেছে এখন। আগে এখানে এয়ারপোর্ট সেইভাবে ছিল না, এখানে ব্রড গেজে রেলওয়ে হয়ে গেছে, যাতায়াতের কানেক্টিভিটি বেড়ে গেছে, ন্যাশনাল হাইওয়ে হয়ে গেছে, এত সুন্দর। তো সব মিলে আগে যখন আমরা উই ওয়ার ভেরি ইয়াং আমরা এইগুলো ভাবতাম না, আর ত্রিপুরাতে কী করে সম্ভব। তো যেহেতু কানেক্টিভিটি একটা বিশাল বিষয়, কানেক্টিভিটি যেহেতু বেড়ে গেছে, ওয়াটারওয়েজও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আপনারা সবাই জানেন। তো সব